खबर रायबरेली से। 2 साल से बंद पड़े आईएमए की कॉन्फ्रेंस इस बार आयोजित। यूपी के रायबरेली में कोरोना काल के दौरान 2 साल से बंद पड़े आईएमए की कॉन्फ्रेंस इस बार फिर आयोजित हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में हो रही नई खोज और उनके उपयोग की जानकारियां दी। इस दौरान ज्यादातर चिकित्सकों का फोकस इस बात पर रहा कि कोरोना के बाद मरीजों में व्यवहारिक रूप से आए बदलाव को लेकर किस तरह उनकी बीमारियों का प्रबंध किया जाए। पीजीआई लखनऊ से न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विमल पालीवाल ने इस दौरान बताया कि इस क्षेत्र में कोरोना के चलते बहुत बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन मिर्गी जैसे रोग के मरीज जरूर सामने आए हैं। कोरोना काल के दौरान इस क्षेत्र में मशीनों को ज्यादा एडवांस किया गया, जिससे अब इस रोग का इलाज आसान और सस्ता हुआ है। एडवांस एमआरआई मशीन के जरिए ऐसे मरीजों में रोग के कारण को पकड़ना ज्यादा आसान हुआ, जिससे पहले कई दवाओं से होने वाला इलाज अब महज एक ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। वहीं बीएचयू के रिटायर्ड मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ और पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर के त्रिपाठी के मुताबिक कोरोना के बाद मरीजों में जहां एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण आए, वहीं लोगों में साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और साफ सफाई को लेकर लोगों में सजग रहने की प्रवृत्ति कोरोना काल के आफ्टर इफेक्ट से बाहर निकलने में सहायक साबित हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जन औषधि को भी पोस्ट कोरोना के इफेक्ट से बाहर निकलने में सहायक बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों की कमाई अगर घटी तो जन औषधि केंद्र से दवाएं सस्ती मिली, जिससे उनकी एंग्जाइटी में कमी आई। रायबरेली से ब्यूरो शशिधर त्रिपाठी के साथ अनीता की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक हैं उन्हें नए नए विषय से और सारे ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सारी विधा के चिकित्सक हैं, तो प्रत्येक विधा से जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्षस्थ चिकित्सक हैं, संजय गांधी में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, एम्स में, ये लोग यहाँ आए और यहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं को समझें और उस विषय पे अपने व्याख्यान दें। आपका बहुत लंबे समय से आप इलाज कर रहे मरीजों का, पोस्ट कोविड और प्री कोविड दोनों दौर देखे हैं आपने जी। किस तरीके का बदलाव है लोगों के बॉडी पर और सोसाइटी पर, किस तरीके का चेतना एक हमारे अंदर जागृत हो गई है और हम लोग ऐसे रोगों के बारे में जो पुनः आते हैं, हम उनको कहते हैं री इमर्जिंग डिजीजेस, ये वायरस वाली बीमारियां हैं और ये बराबर कुछ समय तक सुप्त थी, अब वापस आ गई, लेकिन इससे एक चेतना आ गई हमारे अंदर कि हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, नंबर 1। दूसरी चेतना आ गई सफाई स्वच्छता के प्रति। तीसरी चेतना आ गई हमें जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम संचारी रोग, पहले संचारी रोग के बारे में हम कम सोचते थे, अभी हम बहुत चैतन्य हो गए, हमारी जीवन शैली में फ़र्क आ गया। और कोविड से जो मरीज़ उस समय आहत हुए और बच गए, ये मरीज़ अब थोड़ी थोड़ी इनको मानसिक परेशानी हो गई, स्मृति की परेशानी हो गई, किसी के रक्तचाप बढ़ गए, डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें जो औषधियाँ प्रयोग में हुई उनमें की वजह से स्टेरॉयड से उसमें डायबिटीज़ की संभावना बढ़ गई, रक्तचाप बढ़ गया। लेकिन लोग स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक हो गए, अब पढ़ने लगे, सरकार का बजट बढ़ गया, पहले नहीं था इतना, और जितने भी सरकारी संस्थान हैं हमें शासन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब जन औषधियाँ बड़ी सस्ती आ गई, औषधियों के दाम बहुत गिर गए, जो पहले कोविड में बड़े महंगी औषधियाँ थी, आज वो सारी औषधियाँ अब बहुत सस्ती हैं, आम आदमी के पहुंच में है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि कोविड की ही औषधि है, लेकिन उसके साथ साथ होने वाले जो और रोग थे जिससे लोगों को या तो हानि हुई या तो मृत्यु हुई, उसके प्रति लोग जागरूक हो गए। से पहले और कोविड के बाद आपके फील्ड में कितना बदलाव हुआ? कोविड के पहले और बाद में न्यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि कोविड के बाद जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ थे वो थोड़े बढ़े हैं और कुछ समय तक वो मरीज़ हम देखते रहे
इमीडिएटली कोविड के बाद। अब धीरे धीरे वो फिज़ल आउट हो रहा है, अब वो मरीज़ आने बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 6 महीने साल भर जिस भी मरीज़ को कोविड हुआ उसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स काफ़ी रहे, बट अब वो धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब क्या नए चैलेंजेस न्यूरो के फील्ड में क्या नए चैलेंजेस हैं? क्योंकि अब देखा जाएगा जो बच्चे हैं उनके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हाँ, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स पहले से भी थे, लेकिन अब क्या हुआ कि डायग्नोसिस के आयाम बदल गए हैं, अच्छी अच्छी टेक्निक्स डायग्नोसिस की आ गई हैं। तो वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स जो न्यूरोलॉजी के हैं, जो ब्रेन की कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन हैं या स्पाइन के हैं, वो पकड़ में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जैसे आज मेरा टॉपिक एपिलेप्सी या मिर्गी के ऊपर था, तो उसमें एक हिस्सा था जिसमें मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल कॉजेज़ ब्रेन में, जैसे मैलफॉर्मेशन है, फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया जिसे हम कहते हैं, वो नॉर्मल एमआरआई पे मिस हो जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं और बच्चे को झटके आते रहते हैं। और जनरली जो कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया वाले बच्चे हैं उनको मिर्गी रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल मैनेजमेंट होती है, यानी कि वो दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं हो रही होती। तो उसमें ये चैलेंज होता है कि इसको डायग्नोज करना है। तो उसमें और से बहुत से तरीके हैं, जैसे हम लोग इन बच्चों को भर्ती करते हैं और लॉन्ग टर्म ईजी लगाते हैं। लॉन्ग टर्म ईजी का मतलब है कि हम ईजी लगा के कई दिनों तक ईजी चलाते हैं और दवाइयों को थोड़ा सा कम करते हैं झटके की, ताकि थोड़े झटके बढ़ें उसमें। तो हम इक्टल ईजी करते हैं कि हम ईजी में ही झटकों को पकड़ते हैं और उसमें लोकलाइज करते हैं कि ब्रेन में किस जगह, ब्रेन के किस हिस्से से अब नॉर्मल तरंगें आ रही हैं। फिर इन बच्चों का इक्टल, स्पेक्ट और पेट एमआरआई कराते हैं, वो भी झटके के इमीडिएटली बाद ही कराया जाता है और उसमें जो चीज़ें एमआरआई में नहीं आ रही होती वो इसमें चमक जाती हैं और फिर दोबारा से एमआरआई में देखते हैं तो पता चलता है कि उन एरियाज़ में थिकनिंग थी जो पहले मिस हो गई। इसका लाभ ये है कि इन बच्चों को सर्जरीज ऑफ़र की जा सकती हैं और सर्जरी से काफ़ी ठीक हो जाते हैं, या तो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, या जो झटके की बहुत 6-6 8-8 दवाइयाँ भी कुछ बच्चे खा रहे होते हैं तो वो कम हो जाती हैं। तो ये इससे लाभ होते हैं। तो आपने सही कहा कि मैलफॉर्मेशंस अब पकड़ में भी ज़्यादा आ रहे हैं और डायग्नोज भी ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ा